गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 21 अगस्त 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज से मैं चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि जो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो उसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्म में पूछा करूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इससे क्या होगा कि जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन करंट अफेयर्स कवर किए हैं उसकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो आज का क्वेश्चन है, द ब्रिक्स समिट 2023 विल बी होस्टेड इन विच कंट्री। ब्रिक्स समिट 2023 के लिए कौन से देश में हो रही है। आज का जो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which article of the Constitution of India pertains to the powers, privileges, etc. of Parliament, its members and committees। भारत के संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के मेंबर्स है, पार्लियामेंट की कमिटीज है, उनकी पावर्स, प्रिविलेजेस वगैरह वो पर्टेन करती है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 105, ऑप्शन बी है आर्टिकल 194, ऑप्शन सी है आर्टिकल 201 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 94। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सोर्सेस, जो सोर्स है इस क्वेश्चन का। रिसेंटली जो प्रिविलेज कमेटी है लोकसभा की, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी जी को बोलेंगे कि वो नेक्स्ट मीटिंग में अपीयर हो, जो कि 30 अगस्त को शेड्यूल की गई है। वो अपने डिफेंस में अपनी जो भी आप रखना चाहते हो पॉइंट वो रख सकते हैं। तो तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें पावर्स प्रिविलेजेस की, पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स और कमेटीज की, तो वो आर्टिकल 105 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है। अब होता क्या है, प्रिविलेजेस होती क्या है। प्रिविलेजेस दो होती हैं, दो टाइप की, एक होती है कलेक्टिव, एक होती है इंडिविजुअल। कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती है जो आप एक, जैसे आप एज अ पार्लियामेंट, एज अ होल सिस्टम, एज अ होल ग्रुप आप वो इंजॉय करते हो। तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस की क्या होती क्या है, एक एबिलिटी है पार्लियामेंट की कि वो अपनी रिपोर्ट्स, डिबेट्स, अपनी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर सकते हैं, और उनके पास ये भी एबिलिटी है कि वो दूसरों को ये चीजें पब्लिश करने से रोक सकते हैं। ये उनकी कलेक्टिव प्रिविलेज है। वो अपनी जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है उसकी ट्रूथफुल रिपोर्ट, सही रिपोर्ट हाउस की ऑथराइजेशन के बिना फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर पब्लिश करवा सकते हैं। यह है कलेक्टिव प्रिविलेज। अब बात करते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज की। इंडिविजुअल प्रिविलेज होती है जो एज एन इंडिविजुअल, अगर आप एमपी हो तो आप इंजॉय करोगे। तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के फॉर्म में क्या है, जब भी लेजिस्लेचर का सेशन होता है, जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद कोई भी मेंबर अरेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये जो प्रिविलेज है, ये सिर्फ उनको सिविल मैटर्स में ही दी गई है। क्रिमिनल या प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो पॉसिबल है। जो मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, उनके पास राइट होता है टू फ्री एक्सप्रेशन, एंड कोई भी पार्लियामेंट का जो मेंबर है, इसकी कमेटी का कोई मेंबर है, वो किसी भी अदालत में, कोर्ट में अकाउंटेबल नहीं है। जो भी उन्होंने पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स के टाइम पे कुछ भी बोला या किसी भी पक्ष में वोट दी, तो ये जो है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, ये हमने बात की है पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस की, कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी प्रिविलेज कौन से आर्टिकल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सी आर्टिकल के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर है जो उसके मेंबर्स है वो प्रिविलेज एंजॉय करते हैं। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड, यहाँ पर बात हुई थी, आप देख सकते हैं प्रिविलेज कमेटी की। तो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस क्या है, इसकी अगर तो लोकसभा में होगी उसके होंगे 15 मेंबर, और अगर राज्यसभा में होगी तो उसमें होंगे 10 मेंबर्स। लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो कौन नॉमिनेट करता है, लोकसभा का स्पीकर, और राज्यसभा के केस में राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो इसके मेंबर्स के नाम नॉमिनेट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 105। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइट टू प्राइवेसी हैज बीन गारंटीड बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी गारंटी करता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 32, ऑप्शन बी है आर्टिकल 19, ऑप्शन सी है आर्टिकल 21 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 39। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। रिसेंटली सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। हमने काफी टाइम पहले डिस्कस किया था कि बिहार में कास्ट सर्वे हो रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की गई थी
कि जो कास्ट सर्वे हो रहा है बिहार में वो हमारे राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करता है, कि अगर हम अपनी कास्ट के बारे में डिटेल्स शेयर करेंगे इस सर्वे के पार्ट में तो हमारा क्या है, राइट टू प्रिवेसी वायलेट होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी, उन्होंने बोला है कि जो आपकी कास्ट है वो सभी को पता है, इवन आपके नेबर्स को भी पता है, तो वो आपकी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट नहीं करता। तो ये थी न्यूज। अब राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करें, ये राइट टू लाइफ के इंट्रिंसिक पार्ट की तरह प्रोटेक्ट किया गया है। एंड जो पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, ये सभी चीजें आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करती है। एंड इट इज द पार्ट ऑफ फ्रीडम गारंटी बाय द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 के अंडर। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स में बताना है आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है और आर्टिकल 39 क्या है। तीनों ही आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिटल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन। डिजिटल इंडिया कैंपेन कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2019 एंड ऑप्शन डी है 2022। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ही सीक्स अ सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी। तो उन्होंने अभी अपनी जो G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स के मीट में जो स्पीच दी थी, एड्रेस किया था G20 के मेंबर्स के जो मेंबर्स हैं उनको, तब उन्होंने बोला था कि जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है जो हमने 2015 में लॉन्च किया था, इसका एम क्या था कि हमारे देश में जो नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है उसको हम जो है अचीव करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी क्या है कि लोगों को फाइनेंस के बारे में, इनके जो भी इसके बारे में अवेयरनेस है, लोगों को पता हो, इवन हर इंसान को पता हो। तो इंक्लूसिविटी क्या है, सबको इंक्लूड किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है जो G20 की मीटिंग थी कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है ये क्या है, एक रिसोर्स है जो टेस्टिंग को और सोल्यूशन को, जो भी नई डिजिटल प्रोडक्ट है उसको टेस्टिंग करने के लिए भी और उसके सोल्यूशन को भी सपोर्ट करती है। इंडिया की डाइवर्सिटी पूरे दुनिया के जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, तो इसी के बारे में उन्होंने ये वहां पर एड्रेस किया है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है जैसे जैसे पूरे ग्लोब में वो स्प्रेड हो रही है, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट, ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो भी फेस करेगी, चैलेंजेस भी फेस करेगी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स में कंसेंसस बनाया जाए कि हम एक सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे। तो डिजिटल इंडिया की अगर बात करें, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडिया की गवर्नमेंट का, जिसका विजन क्या है, इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाना और एक नॉलेज इकोनॉमी बनाना। ये प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUCN स्टेटस ऑफ व्हाइट बेलीड सी ईगल इज। व्हाइट बेलीड सी ईगल का IUCN स्टेटस क्या है? ऑप्शन ए है एंडेंजर्ड, ऑप्शन बी है वल्नरेबल, ऑप्शन सी है लीस्ट कंसर्न एंड ऑप्शन डी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। सो इसके बारे में एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि जो व्हाइट बेलीड ईगल्स है, सी ईगल जिसकी यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो, ये अभी ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड से यहाँ पे इंडिया में क्या कर रहे हैं, वहां से आकर इंडिया के जो पावर टावर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले टावर्स होते हैं, वहां पर ये अपने होम बना रहे हैं। और उस जो भी हाई टेंशन वायर्स है यहाँ पे, वो इनको थ्रेट्स पोज करती हैं। तो जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स है उनको भी ये यूज करते हैं नेस्टिंग साइट्स के लिए, जो यूज करते हैं जो ये मैन मेड साइट्स है। लेकिन ये काफी उनके लिए रिस्की भी हो सकता है, लेकिन उनके लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि उनको स्पेस मिलती है रहने के लिए। जो कोस्टल वेक्टर्स है, ह्यूमंस है इनकी विसिनिटी में, उनके लिए हेल्पफुल भी है, उनके रीच से बाहर है। लेकिन ये जो पावर टावर्स हैं, ये यहाँ पर इतनी हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइंस होती हैं जो इनको थ्रेट पोज कर सकती हैं। जो डेवलपमेंट है इसकी वजह से ट्रीज काटे जा रहे हैं, जो नेचुरल नेस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स है वो कम हो गए हैं, तो उसी की वजह से ये वहां पर अपने घर बना रहे हैं। तो ये स्टडी पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर में। इनके जो नेस्ट हैं, इनके जो आलने होते हैं व्हाइट बेलीड सी ईगल्स के, ये रिसेंटली पावर लाइन टावर्स पर मिले हैं अबाउट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी। कहां पर? तमिलनाडु के सी के पास में। नेस्टिंग साइट्स काफी स्ट्रेटेजिक थी
बर्ड्स के लिए कि वो मरीन एरिया को फूड के लिए स्कैन कर सके। आपको पता होगा ये फिश वगैरह मरीन फूड पर फीड करते हैं, तो वहां से ये स्कैन करते हैं अपना फूड। व्हाइट बेलीड जो सी ईगल है, इसका ये क्या है, एक रेजिडेंट रेप्टर है जो कि फैमिली इनकी है एसिपिट्रेड, ये इसका साइंटिफिक फैमिली है जिसे ये बिलोंग करते हैं। इनकी बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, यानी कि ये बहुत ज्यादा एरिया है जिसमें ये पाए जाते हैं। ये बिलोंग करते हैं, जैसे ईस्ट का इंडिया का सी कोस्ट है, वहां से लेकर जो मुंबई का है वेस्टर्न कोस्ट में, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में, उससे लेकर जो बांग्लादेश का ईस्टर्न कोस्ट है वहां तक ये इतने वाइड रेंज में पाए जाते हैं। इवन श्रीलंका में, उसके बाद सारे जो कोस्टल साउथ ईस्टर्न एशिया, सदर्न चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सभी एरियाज में पाए जाते हैं। ये क्या है, ये डायर्नल मोनोगेमस बर्ड है प्रे का, जिसको लीस्ट कंसर्न वो है IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न का जो दर्जा दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर में था और ऐसी चीजें इन्वायरमेंट के पार्ट में बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नमो 108 रिसेंटली सीन इन न्यूज। नमो 108 रिसेंटली न्यूज में देखा गया है क्या? ऑप्शन ए इज अ टेम्पल डिस्कवर्ड रिसेंटली बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Option B is a lotus flower variety. Option C is a new variety of wheat and option D is none of the above. यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, जिनकी यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, उन्होंने एक लोटस वैरायटी अनवील की है जिसका नाम उन्होंने रखा है नमो 108। रिसेंटली CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का एक इवेंट था, वहां पर उन्होंने अनवील किया है और उन्होंने इसको ग्रैंड गिफ्ट बोला है टू द रिलेंटलेस ज़ील एंड इनेट ब्यूटी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर जो इसकी पिक्चर आप देख सकते हो ये है नमो 108। 108 क्यों बोला गया है? क्योंकि जब इस पे रिसर्च वगैरह की गई तो देखा गया ये जो लोटस का फ्लावर है इसकी 108 पेटल्स है, पत्तियां हैं जो इसकी फूल की 108 पेटल्स है और ये काफी साल पहले मणिपुर में डिस्कवर किया गया था और इंस्टीट्यूट में रखा गया था एज अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स, जहां पर इंस्टीट्यूट ने इस पे रिसर्च की थी। तो ये न्यूज में था, आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, दैट इज अ लोटस फ्लावर वेराइटी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian naval ship will participate in the exercise मालाबार 2023। इंडिया की साइड से कौन सी नेवल शिप मालाबार एक्सरसाइज है जो 2023 की वहां पर पार्टिसिपेट करेगी? ऑप्शन ए है INS वागीर, ऑप्शन बी है INS विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है INS वागशीर एंड ऑप्शन डी है INS वेला। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। सबमरीन INS वागीर इट विल रीच फ्रीमेंटल ऑन अगस्त 20। सो 20 अगस्त को यानी कि कल ये ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल जो सिटी है वहां पर ये पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अभी मालाबार एक्सरसाइज चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करेगी इंडिया की साइड से। आपको पता होगा एक्सरसाइज मालाबार में ऑस्ट्रेलिया, जापान, US एंड इंडिया चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल एक्सरसाइज ओसिंडेक्स 2023 होगी, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेगी जो कि 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली इंडिया को अपनी सी पार कॉन्फ्रेंस में भी इनवाइट किया है जो कि 7 से 9 नवंबर के बीच में होगी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में ही। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज INS वागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कौन से जो है साल में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2022 एंड ऑप्शन डी है 2023। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स को अनवील किया है, रिलीज किया है और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस और जो बायोमास बेस्ड मेथड्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन के पार्ट की तरह गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया नोटिफाई की, जिसके लिए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री वो नोडल मिनिस्ट्री है। जो स्टैंडर्ड्स हैं ये क्या है? ये एमिशन थ्रेशोल्ड को आउटलाइन करते हैं कि जो हाइड्रोजन होगी अगर उसको ग्रीन हाइड्रोजन की तरह क्लासिफाई करना है तो किस कैटेगरी में उसके एमिशंस होनी चाहिए।
तो अगर आप यहाँ पर दो टर्म्स आपने देखी, इलेक्ट्रोलिसिस एंड बायोमास बेस्ड मेथड्स, वो क्या है तो वो देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे केमिकल प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन से जिसमें आयंस हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है। एंड बायोमास बेस्ड मेथड्स की बात करें, बायोमास गैसिफिकेशन क्या है? ये एक मेच्योर टेक्नोलॉजी है जो कि कंट्रोल्ड प्रोसेस क्या हो? कंट्रोल्ड का क्या मतलब है? आपकी वो कंडीशन स्पेसिफिक है, कंट्रोल्ड वे में है, जिसमें हीट भी इन्वॉल्व होगी, स्टीम भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी, जिसकी हेल्प से बायोमास को हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाएगा और दूसरे जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे और जो कंबशन है इसमें वो यूज नहीं होगी। तो ये जो है वर्ड विदाउट कंबशन, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। जब भी इलेक्ट्रिक करंट को वाटर से पास करके हम उसको एलिमेंटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट करते हैं, आपको पता होगा इसका वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम क्या करते हैं? H2 प्लस O2 में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसी प्रोसेस के अंदर जो है यूज करके, इस प्रोसेस को यूज करके जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, या फिर कोई रिन्यूएबल प्रोसेस यूज करके जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोई भी ऐसा रिन्यूएबल जिससे पोल्यूशन नहीं क्रिएट होगा, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन को, ग्रीन हाइड्रोजन की कमर्शियल प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करेगा और इंडिया को एक नेट एक्सपोर्टर बनाएगा फ्यूल का। अभी क्या है, इंडिया काफी चीजों के लिए इंपोर्टर है, इंपोर्ट्स पे डिपेंड है, तो इसका मिशन यही है कि इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना है फ्यूल का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, हर साल इतनी जो है कैपेसिटी डेवलप करनी है। अलोंग साइड उसके साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भी जो है ऐड करेंगे 125 गीगावाट की बाय द ईयर ऑफ 2030 तक हर साल एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन आपको हाइड्रोजन डेवलप करनी है और 125 गीगावाट आपको रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। इसके बाद 8 लाख करोड़ जो है जॉब्स टोटल इन्वेस्टमेंट है और इससे 6 लाख जॉब्स ये क्रिएट की जाएंगी इस मिशन के अंदर। इसका और ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स। क्यूमुलेटिव है लगातार, फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट को कम करना है बाय ओवर 1 लाख करोड़, इतने जो है फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कम करने हैं। इससे क्या करेंगे हम? इसके लिए क्या करेंगे? जो 50 मेट्रिक टन एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो हम कम कर सकेंगे। इसके लिए जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2021 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2021 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2023 विल बी होस्टेड बाय। तरंग शक्ति 2023 की जो एक्सरसाइज है कहां पर, कौन होस्ट करेगा? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स है वो कंडक्ट करेगी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े देश पार्टिसिपेट करेंगी। ये क्यों न्यूज में थी? क्योंकि पहले 2023 में ये होस्ट होनी थी, लेकिन अभी 2024 में इसको पोस्टपोन कर दिया है। इसमें बड़े बड़े देश जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी की एयरफोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी। तो क्योंकि इंडिया इस पर होस्ट कर रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कौन होस्ट करेगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेब पोर्टल उद्गम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। उद्गम नाम का वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है सिडबी, ऑप्शन सी है नाबार्ड एंड ऑप्शन डी है सेबी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम। ये एक जो उद्गम की क्या फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इस पोर्टल को आरबीआई ने इसलिए डेवलप किया है कि जो मेंबर्स हैं, पब्लिक है वो यूज करे। किससे? इसकी हेल्प से क्या होगा कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट्स पर कोई भी क्लेम नहीं कर रहा, उसको वो ढूंढ सकेंगे पूरे मल्टीपल बैंक्स में एक जगह पर।
इस वेब पोर्टल के लॉन्च से यूजर्स को भी हेल्प होगी कि वो अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स या अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और अपने जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको क्लेम कर सकेंगे, और या फिर जो डिपॉजिट अकाउंट्स ऑपरेटिव है उनके अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स पर, वहां पर डिपॉजिट कर भी सकेंगे। तो उद्गम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आरबीआई इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म। रिसेंटली कौन से शहर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म होस्ट की गई है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है ले, एंड ऑप्शन सी है दिल्ली, एंड ऑप्शन डी है मुंबई। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लद्दाख। सो लद्दाख के ले डिस्ट्रिक्ट में जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म होस्ट की गई है, इसका क्या जो टॉपिक क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म इन द 21st सेंचुरी चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स। लद्दाख की जो यूटी है वहां पर ले डिस्ट्रिक्ट में वहां पर सिब्स चोगलामसर है, वहां पर ये होस्ट की गई है। इसमें क्या है, बुद्धिज्म की जो एक्सपेंसिव हिस्ट्री है उसको बताया जाएगा लोगों को, उसके सोर्सेज एड्रेस किए जाएंगे। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, तो इसी वजह से ये न्यूज में थी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ले। अगर स्टेट या यूटी पूछ लिया जाए तो क्या आंसर है? लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी है। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।